चलिए आज इतिहास की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक घटना दूसरी को जन्म देती है और दूसरी तीसरी को, बिल्कुल एक डोमिनो की तरह। ये कहानी है प्राचीन भारत पर हुए दो बड़े आक्रमणों की, फारसी और मकदूनियाई, और कैसे इन दोनों ने मिलकर अनजाने में ही भारत के सबसे पहले और सबसे महान साम्राज्य की नींव रख दी। तो हमारी कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के दो कोनों में दो ताकतें एक साथ उभर रही थी, फिर कैसे पारस ने भारत में कदम रखा और उसका क्या असर हुआ। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है सिकंदर की, जो सब कुछ बदल देता है, और अंत में हम उस नतीजे पर पहुंचेंगे जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब दुनिया के दो हिस्सों में दो बड़ी शक्तियां आकार ले रही थीं, लेकिन उनके बीच जो जमीन थी वहां एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। अब इस बात पर गौर कीजिएगा, समय एक ही है, लगभग 550 ईसा पूर्व। एक तरफ भारत में गंगा के मैदानों में मगध साम्राज्य मजबूत हो रहा था, और हजारों किलोमीटर दूर फारस में साइरस द ग्रेट का हखामनी साम्राज्य दुनिया जीतने निकल पड़ा था, और शायद उन्हें एक दूसरे के बारे में पता तक नहीं था। तो सवाल ये उठता है, इन दो ताकतवर साम्राज्यों के बीच का जो इलाका था उसका क्या? मतलब आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा, उस जमाने का गांधार और कंबोज। देखिए, ये इलाका एक तरह का पावर वैक्यूम था। जमीन उपजाऊ थी, दौलत थी, सब कुछ था, सिवाय एक चीज के। कोई एक मजबूत राजा नहीं था जो सबको एक साथ रख सके। ये एक ऐसे अमीर घर जैसा था जिसके दरवाजे पर ताला ही नहीं लगा था, बस इंतजार था कि कब किसी की नजर इस पर पड़े। और बस यहीं हमारी कहानी का पहला डोमिनो गिरता है। फारस के हखामनी साम्राज्य की नजर इस खालीपन पर पड़ती है और वो इसे भरने के लिए आगे बढ़ता है। ये भारत पर पहला बड़ा विदेशी आक्रमण था। फारसियों का भारत में आना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक पूरी सोची समझी रणनीति थी। पहले उनके संस्थापक साइरस ने दोस्ती और तोहफों से शुरुआत की। फिर उसके बाद आए डेरियस प्रथम ने अपने एक अफसर को सिंधु नदी का रास्ता खोजने भेजा, और जब पूरी जानकारी मिल गई तो उसने हमला करके सिंधु घाटी, पंजाब और सिंध को अपने विशाल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो इस नए जीते हुए भारतीय इलाके पर हुकूमत कैसे की गई? इसे फारसियों ने एक क्षत्रपी यानी एक प्रांत बना दिया, और इस प्रांत को चलाने वाले गवर्नर को क्षत्रप कहा जाता था। यह शब्द क्षत्रप आगे भारतीय इतिहास में भी बार बार सुनाई देगा। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, फारसी साम्राज्य के 20 प्रांत थे, लेकिन उनके पूरे एशिया के प्रांतों से जितनी कमाई होती थी उसका 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत के इस एक प्रांत से आता था। ये उस वक्त भारत की दौलत और खुशहाली का एक जीता जागता सबूत है। ये रिश्ता सिर्फ कुछ सालों का नहीं था, लगभग 200 सालों तक भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर फारस का गहरा असर रहा। चलिए देखते हैं कि इस लंबे साथ ने क्या क्या बदला। देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक कब्जा नहीं था, ये दो संस्कृतियों का संगम था। व्यापार के रास्ते खुले तो साथ में नए विचार भी आए। एक नई लिपि, खरोष्टी का जन्म हुआ, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिक्कों का चलन बढ़ा, और माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के जो शानदार स्तंभ हैं, उनकी प्रेरणा भी कहीं ना कहीं यहीं से आई। और हाँ, भारतीय योद्धा अब फारस की सेना का हिस्सा बनकर दुनिया के दूसरे कोनों में लड़ रहे थे। और फिर लगभग 200 साल बाद दुनिया का नक्शा एक झटके में बदलने वाला था। पश्चिम से एक तूफान उठ रहा था, एक नई ताकत, मकदूनिया का सिकंदर। भारत और फारस का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि जब हखामानी साम्राज्य अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था, तब भी भारतीय सैनिक अपने सम्राट डेरियस तृतीय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। और फिर गिरा दूसरा डोमिनो। 330 ईसा पूर्व में गौगमेला की लड़ाई में सिकंदर की छोटी लेकिन तेज तरार सेना ने फारस की विशाल सेना को हरा दिया। एक ही दिन में 200 साल पुराना साम्राज्य मिट्टी में मिल गया, और उसकी सारी विरासत, जिसमें भारत का वो सोने की चिड़िया वाला प्रांत भी शामिल था, अब एक नए विजेता सिकंदर के हाथ में थी। फारस को जीतने के बाद सिकंदर रुका नहीं। दुनिया जीतने का उसका सपना उसे और पूर्व की ओर खींच लाया। अब उसकी मंजिल थी भारत। सिकंदर का भारत अभियान किसी तूफान की तरह था। वो खैबर दर्रे से आया, तक्षशिला के राजा आम्भी ने तो बिना लड़े ही हार मान ली, लेकिन फिर झेलम नदी के किनारे उसका सामना हुआ राजा पोरस से, और यहां हुई इतिहास की एक यादगार लड़ाई।
पोरस भले ही हार गया, लेकिन उसकी बहादुरी ने सिकंदर का दिल जीत लिया। मगर इसी लड़ाई ने सिकंदर की अजेय सेना को यह भी एहसास दिला दिया कि भारत को जीतना आसान नहीं होगा। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सेना पूरी दुनिया को रौंदते हुए आ रही थी, वो भारत की जमीन पर आकर अचानक रुक गई? इसकी कई वजहें थीं। सैनिक पिछले 10 साल से लगातार लड़ रहे थे, थक चुके थे, उन्हें घर की याद आ रही थी। लेकिन असली वजह थी डर। उन्होंने कहानियां सुनी थीं गंगा के उस पार नंद साम्राज्य की विशाल सेना की, एक ऐसी सेना जिसके पास लाखों सैनिक और हजारों हाथी थे। पुरस की छोटी सी सेना से लड़ने के बाद वे समझ गए थे कि ये कहानियां सच्ची हैं और उनमें एक और ऐसी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। तो सिकंदर वापस लौट गया, लेकिन उसके जाने के साथ ही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। अब वक्त था आखिरी डोमिनो के गिरने का, और इसका जो नतीजा निकला वो पूरी तरह से अनअपेक्षित था। सिकंदर भारत में सिर्फ 19 महीने रहा, बहुत छोटा सा समय। लेकिन इन 19 महीनों में वो एक ऐसा तूफान लाया जिसने उत्तर पश्चिम भारत की पूरी राजनीतिक बिसात को ही उलट कर रख दिया। सारे छोटे छोटे राज्य, रजवाड़े, फारस का बचा कुचा असर सब खत्म हो गया। तो चलिए पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत में एक पावर वैक्यूम था। पहला डोमिनो गिरा, फारसियों ने आकर उसे भरा। दूसरा डोमिनो गिरा, सिकंदर ने फारसियों को हराकर एक नया और ज्यादा बड़ा पावर वैक्यूम बना दिया। और फिर गिरा आखिरी डोमिनो। इसी उथल-पुथल और खालीपन के बीच से एक नया नायक उभरा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भारत को एक किया। ये इतिहास की शायद सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। जो सिकंदर भारत को जीतने आया था, वो अनजाने में भारत को एक करने का रास्ता साफ कर गया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक ऐसा मैदान तैयार कर दिया था जिस पर भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जानी थी। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इतिहास पहले से लिखी किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है, या ये बस एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज का खेल है? इस पर सोचेगा जरूर।